स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारी जो सेक्शन वीडियो की जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज भाग 8 हुआ है। और इसके अंदर हम जो है टीचिंग मेथड में जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में उनसे संबंधित हमने इसमें 25 प्रश्न इसके अंदर लिए हैं। और आज के जो प्रश्न रहने वाले हैं वो उपलब्धि परीक्षण से रहने वाले हैं, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण, मूल्यांकन, मापन, भौतिक मापन, ये जो टॉपिक है ये सभी जो सब्जेक्ट है उनके लिए कॉमन रहने वाले हैं। तो आज हमने इसमें उपलब्धि परीक्षण से संबंधित 25 प्रश्न लिए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर आप इन प्रश्नों को उसके प्ले लिस्ट में देखना चाहते हो, प्ले लिस्ट है इनकी रीट टीचिंग मेथड के नाम से, तो वहाँ से आप इनको क्रम वाइज आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर हमने इनको पार्ट वाइज व्यवस्थित कर रखा है, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हो। और आपको पता होगा कि हमारे जो टीचिंग मेथड है उनका जो अंक बार है, टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लगभग टीचिंग मेथड के, और 30 नंबर के आते हैं साइकोलॉजी। इस प्रकार जो कुल नंबर बनते हैं 80 नंबर इनके अंदर बनते हैं। तो आज हम इसमें 25 प्रश्न हल करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न जो हमने उपलब्धि परीक्षण से लिया है। तो पहला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है बुद्धि का मापन, ऑप्शन 2 दे रखा है ज्ञान का आकलन, ऑप्शन 3 दे रखा है रचनात्मकता का विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है मानसिक विकास का अध्ययन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि परीक्षण का जो उद्देश्य है वो बुद्धि का मापन नहीं होता, रचनात्मकता का विकास नहीं होता, मानसिक विकास का अध्ययन नहीं है। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है ज्ञान का आकलन, यानी हमने जो बालक को पढ़ाया है उसने कितना उसको अधिगम किया है उसके बारे में उसका एक टेस्ट लेके उसके द्वारा पता लगाया जाता है कि इसने कितनी उपलब्धि इसने हासिल की है। तो इसकी जो परिभाषा है, इसकी दो परिभाषाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इवेल नामक जो मनोवैज्ञानिक है, काफी पॉपुलर परिभाषा है इनकी और ये काफी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है, इनकी जो लैंग्वेज है उसी में आपको मैं बता रहा हूँ। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है, वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान की कुशलता या क्षमता का मापन करता है। तो ये परिभाषा काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी बार पूछी भी गई है एग्जाम में। तो हम समझ सकते हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण है वह अभिकल्प यानी वह साधन है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए उनकी कुशलता और उनकी क्षमता क्या करता है, मापन करता है। इसको आप सिंपल शब्दों में इस प्रकार की समझ सकते हो कि शैक्षिक वातावरण में एक बालक ने जो ग्रहण किया है या जो सीखा है वो उसे उसकी उपलब्धि कहते हैं, तथा इस उपलब्धि का पता लगाने के लिए जो बनाए गए परीक्षण है उनको उपलब्धि परीक्षण या इसको निष्पत्ति परीक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तो इसको निष्पत्ति परीक्षण भी बोलते हैं या इसको ज्ञान अर्जन परीक्षण भी बोलते हैं। भाई ज्ञान कितना अर्जन किया है यानी ज्ञान कितना प्राप्त किया है उसका जो पता लगेगा वो किससे लगेगा? उपलब्धि परीक्षण से लगेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 है, उपलब्धि परीक्षण मुख्य रूप से किस क्षेत्र का मूल्यांकन करता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मानसिक क्षमता, ऑप्शन 2 दे रखा है शैक्षणिक प्रदर्शन, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक कौशल, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि परीक्षण मुख्य रूप से किस क्षेत्र का मूल्यांकन करता है? तो ये जो सबसे ज्यादा जो मूल्यांकन करता है वो करता है शैक्षणिक स्तर का। और इसकी जो मतलब उपलब्धि परीक्षण को जो उपयोग किया जाता है वो केवल शैक्षणिक स्तर में ही किया जाता है। इसके अलावा एक परिभाषा और है फ्रीमैन की। एक तो ईवेल की हमने परिभाषा देख ली है और एक है फ्रीमैन नामक जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है। यानी उपलब्धि परीक्षण एक विषय एक विषय एक विशेष विषय यानी एक जो पर्टिकुलर विषय है जो हमने पढ़ाया है या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है। तो इस प्रकार की जो है वो किस में है? शैक्षणिक प्रदर्शन में है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। और इसकी दो मैंने आपको दो परिभाषाएं बता दी, एक तो ईवेल की और एक इसकी फ्रीमैन की। तो ईवेल की तो है कि उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान या कुशलता या क्षमता का मापन करता है। और फ्रीमैन की क्या है कि एक विषय या एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का परिणाम किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है शैक्षणिक निर्णय लेने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक विकास के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यवहार सुधार के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका शारीरिक दक्षता मापने के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि परीक्षण का परिणाम किसके लिए उपयोग किया जाएगा? इसके अंदर शैक्षिक निर्णय लेने के लिए। शैक्षिक निर्णय लेने का मतलब ये है कि जैसे हमने किसी को कुछ चीज पढ़ाई और उसके बाद में उसकी उपलब्धि का परीक्षण किया और उस उपलब्धि परीक्षण में हमारा जो उनका परिणाम हो संतोषजनक नहीं रहा, तो हम उसको किस प्रकार से उसकी जो आगे की योजनाएं बनाएंगे उस बालक के लिए या जो वो व्यक्ति है या पर्टिकुलर जो भी है उसके लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाएंगे, शैक्षिक निर्णय किस प्रकार के लेंगे, तो उसके लिए उपलब्धि परीक्षण का जो परिणाम है वो महत्वपूर्ण होता है।
सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है वस्तुनिष्ठ और वर्णात्मक, ऑप्शन 2 दे रखा है केवल वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन 3 दे रखा है केवल वर्णात्मक और ऑप्शन डी दे रखा है मौखिक प्रश्न, ऑप्शन ई दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि परीक्षण में वस्तुनिष्ठ और वर्णात्मक दोनों प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जानते होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ये होते हैं बसद वाले प्रश्न हो गए, एमसीक्यू जो बोलते हैं। इसके बाद में एक रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं, एक होते हैं मिलान चिन्ह वाले प्रश्न और एक होते हैं वर्गीकरण वाले प्रश्न। और हाँ नहीं मतलब वर्गीकरण में होता है हाँ नहीं वाले प्रश्न जो होते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर ही आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर। और वर्णनात्मक प्रश्न जो होते हैं ये होते हैं लघुरात्मक या निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनको वर्णनात्मक प्रश्नों में शामिल किया करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, ये थोड़ा सा अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है। उपलब्धि परीक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तित्व का विश्लेषण, ऑप्शन 2 दे रखा है शैक्षणिक प्रगति का मापन, ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक कौशल का विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि परीक्षण का जो सबसे बड़ा लाभ है वो है शैक्षणिक प्रगति का मापन। क्या रहेगा सही आंसर इसका, शैक्षणिक प्रगति का जो मापन है किसके द्वारा किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, उपलब्धि परीक्षण किस प्रकार का मूल्यांकन है। ऑप्शन 1 दे रखा है परिणाम आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन 3 दे रखा है निरंतर मूल्यांकन, ऑप्शन 4 दे रखा है अंतर मूल्यांकन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि जो परीक्षण है वो किस प्रकार का मूल्यांकन है, वो परिणाम आधारित मूल्यांकन है। यानी इसमें जो परिणाम आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। परिणाम क्या रहता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहता है, और प्रक्रिया जो आधारित होता है इसके अंदर निर्माणात्मक जो आकलन होता है, रचनात्मक आकलन होता है वो इसके अंदर होता है प्रक्रिया आधारित में। और निरंतर मूल्यांकन जो चलता रहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो उस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो निरंतर मूल्यांकन में शामिल किया गया है। तो उपलब्धि परीक्षण का जो इसका जो उद्देश्य है ये परिणाम आधारित मूल्यांकन है। और परिणाम का मतलब हो गया कि हमने उसका जो टेस्ट वगैरह जो भी लिया है उसमें उसने कितने अंक हासिल किए हैं, इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो उपलब्धि परीक्षण का मूल्यांकन होता है। सही आंसर हो जाएगा अपना ए आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि उपलब्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए उपयोगी है। ऑप्शन 1 दे रखा है केवल बच्चों के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है केवल वयस्कों के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है सभी आयु वर्ग के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल किशोरों के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि जो परीक्षण है वो केवल बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, केवल वयस्कों के लिए नहीं है, ये सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये उपयोगी होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण का जो निर्माण है वो 4 चरणों में होता है। तो पहले तो क्या होता है, इसमें परीक्षण की योजना की तैयारी करेंगे, परीक्षण योजना बनाना कि हम परीक्षण किस प्रकार से लेंगे, योजना बनाना। उसके बाद में परीक्षण योजना की तैयारी, परीक्षण योजना बनाना, फिर परीक्षण योजना की तैयारी, योजना की तैयारी। फिर एक इसके अंदर होता है प्रशासनिक कार्य, यानी कि वो टेस्ट लेने से पहले एक बार इसको अंतिम स्वरूप जो दिया जाता है, मतलब हमको कौन से प्रश्न इसके अंदर रखने हैं या फिर कौन से प्रश्न इसके अंदर हटाने हैं। तो इस प्रकार का जो है वो प्रशासनिक कार्य में। और इसके बाद में होता है एक फलांकन या समांकन, यानी कि परीक्षा ले लिया हमने उसके बाद में उसको अंक या ग्रेड जो भी देना है वो दिए जाते हैं इसके अंदर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सभी आयु वर्गों के लिए ये उपयोगी होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है टेस्ट आइटम का चयन, ऑप्शन 2 दे रखा है स्कोरिंग विधि का निर्धारण, ऑप्शन 3 दे रखा है समय सीमा का निर्धारण, ऑप्शन 4 दे रखा है मूल्यांकन का निर्धारण, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वो है टेस्ट आइटम का चरण, यानी कि हम परीक्षण के लिए किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं या परीक्षण की योजना किस प्रकार की हम बना रहे हैं। तो टेस्ट आइटम का जो चयन है वो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है। इसके बाद में 9वां जो हमारा प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है छात्र की क्षमता को नापने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षक की दक्षता मापने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को मापने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि परीक्षण का जो मुख्य उपयोग है वो छात्र की क्षमता को भी माप जाएगी, इससे छात्र की क्षमता भी माप सकते हैं, शिक्षक की दक्षता भी हो सकता है कि माप ले, और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को भी इसके द्वारा मापा जा सकता है। किस प्रकार से मापा जा सकता है, यदि छात्र की क्षमता को मापने के लिए तो इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षक की दक्षता छात्र की क्षमताओं पर आधारित होती है कि भाई अगर शिक्षक अगर कितना सक्षम है या उसकी दक्षताएं कितनी है, ये छात्र की जो सफलता है या छात्र की जो उपलब्धि है उस पर आधारित होती है। और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को हम इसके द्वारा माप सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करने के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 दे रखा है वैधता और विश्वसनीयता, ऑप्शन 2 दे रखा है जटिलता और कठिनाई, ऑप्शन 3 दे रखा है लचीलापन और विविधता, ऑप्शन 4 दे रखा है रचनात्मकता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करने के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, तो वैधता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होती है। वैधता का मतलब होता है कि हम जिस उद्देश्य से हम परीक्षण ले रहे हैं वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। और विश्वसनीयता ये होती है कि उस पेपर का जो हमने बनाया है उसको अगर हम विभिन्न टीचरों से अगर उसको जांच करवाएं तो उसका जो परिणाम है वो एक ही प्रकार का आना चाहिए, अलग अलग परिणाम नहीं आना चाहिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा।
इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है केवल अंक प्रदान करना, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों की सीखने की गुणवत्ता का निर्धारण करना, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षक की योग्यता मापना, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल परीक्षा आयोजित करवाना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल अंक प्रदान करना नहीं है, शिक्षक की योग्यता मापना नहीं है और केवल परीक्षा आयोजित करवाना नहीं है। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों की सीखने की गुणवत्ता का निर्धारण करना। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सीसी इसको बोलते हैं कॉम्प्रेहेंसिव कंटिन्यू एलिवेशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है नियमित और निरंतर और नियमित प्रक्रिया, ऑप्शन दे रखा है केवल वार्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन जो इसका दे रखा है अगला केवल अंतिम परीक्षा, ऑप्शन जो 4 दे रखा है वो दे रखा है छात्रों का शारीरिक विकास और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी में सतत का क्या तात्पर्य है? तो सीसी का जो तात्पर्य है निरंतर एवं नियमित प्रक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है केवल सैद्धांतिक ज्ञान का मूल्यांकन, ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन, ऑप्शन 3 दे रखा है केवल लिखित परीक्षा का आयोजन, ऑप्शन 4 दे रखा है छात्रों को डराना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है, व्यापक का मतलब हो गया यानी कि विस्तृत मूल्यांकन होना चाहिए उसका, यानी कि 360 डिग्री पर मूल्यांकन होना चाहिए उसके हर एंगल का। हर एंगल का मतलब उसका शारीरिक मूल्यांकन, उसका जो मानसिक मूल्यांकन और उसका जो भी मतलब जितने भी हमारे पक्ष हैं शिक्षा से संबंधित, उसके सभी चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन इसके अंदर किया जाता है। व्यापक का मतलब हो गया विस्तार। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, सुमेटिव मूल्यांकन का समय कब होता है? सुमेटिव या इसको समेटिव बोल सकते हैं, समेटिव या सुमेटिव, और इसको जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन या इसको संकलनात्मक मूल्यांकन भी इसको बोलते हैं हिंदी में, संकलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन 1 दे रखा है पाठ की शुरुआत में, ऑप्शन 2 दे रखा है पाठ के दौरान, ऑप्शन 3 दे रखा है पाठ के अंत में, ऑप्शन डी दे रखा है किसी भी समय, ऑप्शन जो 4 दे रखा है इसका, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित समय। तो पाठ की जो शुरुआत में दिया जाता है वो तो आधार रेखा मूल्यांकन होता है जो पाठ की शुरुआत में किया जाता है। उसके बाद में पाठ के दौरान जो चलता है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है और पाठ के अंत में जो किया जाता है वो समेटिव या योगात्मक निर्माण या जो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पाठ के अंत में जो मूल्यांकन होता है वो होता है सुमेटिव मूल्यांकन। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक मूल्यांकन का तरीका है? ऑप्शन 1 दे रखा है वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन 2 दे रखा है कक्षा परीक्षण, ऑप्शन 3 दे रखा है बाहरी मूल्यांकन, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतियोगी परीक्षा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कक्षा जो परीक्षण है इसको आंतरिक परीक्षण में शामिल किया गया है और वार्षिक परीक्षा बाहरी मूल्यांकन ये जो है ये बाहरी परीक्षण होते हैं। तो आंतरिक मूल्यांकन हो गया कक्षा में जो परीक्षण होता है वो होता है आंतरिक मूल्यांकन, बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16 है, विद्यार्थियों की रचनात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 1 दे रखा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन 2 दे रखा है निबंध लेखन, ऑप्शन 3 दे रखा है मौखिक परीक्षा, ऑप्शन 4 दे रखा है ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विद्यार्थियों की रचनात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा में एक फिक्स आंसर होता है तो बालक बाध्य होता है कि उसमें से वो आंसर दे। मौखिक परीक्षा में भी बालक की जो रचनात्मकता है उसका हम आसानी से पता नहीं लगा सकते और ग्रुप डिस्कशन में तो सभी के विचार मिले जुले होते हैं तो उसमें हम उसका पता नहीं लगा सकते। तो निबंध लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के अपने स्वयं के विचार होंगे, पर्टिकुलर खुद के विचार होंगे उसके अंदर जो उसके विचारों पर निबंधात्मक प्रश्नों में किसी और के विचारों को देखने को नहीं मिलेंगे। तो निबंध लेखन जो प्रश्न है, निबंध लेखन या निबंधात्मक जो प्रश्न है उसके द्वारा बालकों की रचनात्मकता का मूल्यांकन किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा मूल्यांकन बच्चों को शैक्षिक कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रारंभिक मूल्यांकन, ऑप्शन 2 दे रखा है नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट इसको बोलते हैं, डॉक्टरी भाषा से शब्द लिया है चिकित्सा विज्ञान से, ऑप्शन 3 दे रखा है इसका समापन मूल्यांकन, ऑप्शन जो 4 दे रखा है वो दे रखा है सुमेटिव मूल्यांकन और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा मूल्यांकन बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो बोलते हैं इसको नैदानिक मूल्यांकन या इसको निदानात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं, निदानात्मक परीक्षण इसको बोलते हैं। निदानात्मक परीक्षण इसकी जो क्रम चलता है वो चलता है ऐसे, उपलब्धि परीक्षण होगा पहले, उसके बाद में नैदानिक यानी कि इसमें समस्याओं के कारणों की पहचान करेंगे, फिर इसका उपचारात्मक शिक्षण होगा, उपचारात्मक शिक्षण, और उसके बाद में फिर इसका एक और टेस्ट होगा जिसमें पता लगाएंगे कि हमने जो कमियां थी इसके अंदर उपचार करने के बाद में कमियां बची है या नहीं बची है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 है, एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 दे रखा है केवल शिक्षक की राय, ऑप्शन 2 दे रखा है केवल अंक देना, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों की जरूरतों का ध्यान रखना, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी छात्रों को समान अंक देना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे मूल्यांकन में केवल शिक्षक की राय, केवल राय अंक देना और सभी छात्रों को समान अंक देना, ये तो कभी भी फिर तो ये परीक्षा वैध नहीं होगी। तो छात्रों की जरूरतों का ध्यान रखना, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर इसका सही रहेगा। एक अच्छे मूल्यांकन की छात्रों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उदाहरण है? ऑप्शन 1 दे रखा है मासिक परीक्षा, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रोजेक्ट वर्क,
ऑप्शन 2 दे रखा है वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन 3 दे रखा है सेमेस्टर परीक्षा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उदाहरण है? तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन का जो उदाहरण है, जैसे परीक्षा चलती मतलब सेशन में हम कभी भी उनका टेस्ट ले सकते हैं, तो जो ये सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं चलती है इनको ही बोला जाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। सही आंसर इसका रहेगा सेमेस्टर परीक्षाएं जो होती है 6 महीने के अंतराल पर, इनको बोला जाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। या इसका जो सही आंसर हो सकता है वो मासिक परीक्षा भी रह सकता है, क्योंकि ये भी क्या है हर महीने लगती है, तो इसका दोनों आंसर इसके सही रहेंगे। अगर आपके पास में सेमेस्टर परीक्षा और मासिक परीक्षा में दोनों में से आंसर लेना होता है, आप ज्यादातर जो जाएंगे वो जाएंगे किसकी तरफ जाएंगे? मासिक परीक्षा की, इसकी मासिक परीक्षा की ओर जाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सेमेस्टर भी 6 महीने के अंतराल पे होती है, तो ये तो एक प्रकार का योगात्मक मूल्यांकन ही हो गया। तो मासिक परीक्षा सही आंसर रहेगा मासिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। मासिक परीक्षा तो योगात्मक मूल्यांकन है ही, तो मासिक परीक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है। मूल्यांकन का प्रकार जो छात्रों की कमजोरी और शक्तियों को पहचानता है। ऑप्शन 1 दे रखा है मानदंड आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन 2 दे रखा है योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 3 दे रखा है नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन 4 दे रखा है आंतरिक मूल्यांकन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो मूल्यांकन का जो प्रकार जो छात्रों की कमजोरी और शक्तियों को पहचानता है तो वो होता है नैदानिक मूल्यांकन या निदानात्मक परीक्षण इसको बोलते हैं। निदानात्मक परीक्षण इसको बोला जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21 है। मूल्यांकन में फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 दे रखा है केवल छात्रों को सुधारने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षक की प्रभावशीलता को जानने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षण की प्रक्रिया को सुधारने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो मूल्यांकन में फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है? तो केवल छात्रों को सुधारने के लिए नहीं, शिक्षक की प्रभावशीलता को जानने के लिए और शिक्षण की प्रक्रिया को सुधारने के लिए, तीनों के लिए ही मूल्यांकन में फीडबैक जरूरी है। फीडबैक का मतलब हो गया प्रतिपुष्टि देना, यानी कि उस पर हमारा जो रिएक्शन है वो देना हो गया इसका। केवल छात्रों को सुधारने के लिए, शिक्षक की प्रभावशीलता को जानने के लिए और शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने के लिए, तो डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है विद्यार्थियों को सुधारना, ऑप्शन 2 दे रखा है सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन, ऑप्शन 3 दे रखा है सीखने में बाधाएं ढूंढना, ऑप्शन 4 दे रखा है छात्रों को विफल करना। तो कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो विद्यार्थियों को सुधारना है, सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है और सीखने में बाधाएं ढूंढना है, लेकिन छात्रों को विफल करना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। हम परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा इसीलिए ली जाए कि छात्रों को हम फेल करेंगे, तो ये इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। तो डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त समय क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है पाठ की शुरुआत में, ऑप्शन 2 दे रखा है पाठ के दौरान, ऑप्शन 3 दे रखा है पाठ के अंत में, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल परीक्षा में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन का जो सबसे उपयुक्त समय है वह पाठ के दौरान। क्या है? पाठ के दौरान जो मूल्यांकन होता है उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव। या 7 दिन का टेस्ट हो गया या 6 दिन का हो गया, 5 दिन का हो गया, मासिक हो गया, तो ये जो टेस्ट हैं ये होते हैं फॉर्मेटिव मूल्यांकन। सही, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है बच्चों के मूल्यांकन में कौन सी तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन 1 दे रखा प्रोजेक्ट वर्क का, ऑप्शन 2 दे रखा ग्रेडिंग का, ऑप्शन 3 दे रखा कक्षा पर्यवेक्षण का, ऑप्शन 4 दे रखा सजा देना और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो बच्चों के मूल्यांकन में कौन सी तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है? तो जो ये है सजा देना, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क किया जाता है, ग्रेडिंग का किया जाता है और कक्षा पर्यवेक्षण का किया जाता है, लेकिन सजा देने का उपयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 है। रेटिंग स्केल का उपयोग किस प्रकार के मूल्यांकन में किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा गुणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 2 दे रखा मात्रात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 3 दे रखा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, ऑप्शन 4 दे रखा है भारी मूल्यांकन, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तीर्ण प्रश्न। तो रेटिंग स्केल का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है गुणात्मक मूल्यांकन के लिए। हमने साइकोलॉजी में भी ये जो व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं उसके अंदर हमने रेटिंग स्केल पढ़ा है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गुणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न है जो हमने टीचिंग मेथड से संबंधित किए हैं, और आज हमने जो किए हैं वो उपलब्धि परीक्षा से संबंधित हमने 25 प्रश्न लिए हैं। ये सारे जो प्रश्न है पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तथा इनके पूछे जाने की संभावनाएं भी रहती है। तो ऐसे प्रश्नों की पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जो संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और हमने जो रीड साइकोलॉजी क्लासेस शुरू कर रखी है उसमें हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी है उसमें हमने लगभग 40-45 भाग में 30-30 प्रश्न हल कर लिए, तो आप उनको भी अवश्य देख लें, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आप परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने किस प्रकार की हमने तैयारी की है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।